हेलो। हाँ भैया, तो आज हमारा टॉपिक हो आज हम लोग का टॉपिक है। हम मैरो के फर्स्ट चैप्टर पढ़ें, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड कोइनल अट्रेसिया। इसमें हम ये पढ़ेंगे, दरअसल ये क्या है, मैरो का ईएनटी का वो वीडियो है जो नोज़ का पहला पार्ट है। हालांकि एम्ब्रॉयलजी का कोई खास, देखो नोज़ के डेवलपमेंट, नोज़ में हम ईएनटी में एम्ब्रॉयलजी खास कुछ हो मतलब काम है नहीं एम्ब्रॉयलजी का, लेकिन फिर भी एक डिसऑर्डर है जिसको हम पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे, वो है कोइनल अट्रेसिया। कोइनल अट्रेसिया देखेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट में हम देखते हैं हमारे पास यहाँ कोयना जो होता है उसका दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज पोस्टीरियर नेजल अपर्चर। अच्छा, डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, डिप्रेशंस होते हैं, दो तरीके के डिप्रेशन होते हैं। एक होता है नेजल पीट होता है, एक होता है स्टोमेटोडियम। स्टोमेटो जो हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, जो दो दो तरीके के, एक हो गया नेजल पिट ये डिप्रेशन, दूसरा हमारे पास है स्टोमेटोडियम जो है दूसरा डिप्रेशन हो गया। ये क्या हुआ, पहले ये देखो ये डेवलपमेंट हुआ, ये पहले ये डेवलपमेंट, फिर उसके बाद ये फर्दर डेवलपमेंट हुआ, फिर ये सी डेवलपमेंट। जैसे हमारे पास क्या हुआ, बी में हमारे पास प्रीमेटिव पैलेट बना, सी में हमारे पास क्या हुआ, सी हमारे पास ये क्या हुआ, यहाँ पे जो है बक्कोनोजल मेम्ब्रेन आया। सी में जो, डी में हमारे पास क्या है, ये पोस्टीरियर नेयर्स होता है। वो कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द, जो हमारे पास ये बक्कोनेजल मेम्ब्रेन बना था उसके ब्रेकिंग से हो जाता है। ओके, तो हमने क्या देखा, सीधी सीधी बात है, हमने हमने ये देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी में हमारे पास ईएनटी में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर। लेकिन जो हमारा डिसऑर्डर है कोइनल एट्रेसिया, कोयना का दूसरा नाम हमारे पास ये है पोस्टीरियर नेजल अपर्चर उसको बोलते हैं। डेवलपमेंट के ड्यूरेशन, मतलब उस समय क्या होता है कि डिप्रेशन, भैया देखो ऐसा है, दो डिप्रेशन होते हैं, ड्यूरेशन तो बहुत सारे होते हैं, पर डिप्रेशन जो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोज के लिए कौन कौन सा होता है, एक तो हमारे पास नेजल पीट हो गया, एक होगा स्टोमेटोडियम। नेजल पीट जो होता है फर्दर क्या होगा, डेवलप होगा नेजल कैविटी में, और वो फर्दर नेजोफेरिंक्स में बदल जाएगा। और हमारे पास जो स्टोमेटिक, देखो स्टोमेटा वैसे अगर याद हो, स्टोमा जो है, स्टोमा वर्ड यूज़ करते थे हम, अगर एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत बात याद हो तो वहाँ माउथ होथ से समथिंग रिलेटेड था। तो स्टोमेडियम जो हमारे पास ये ओरल कैविटी ओरोफेरिंक्स बनाएगा, जो फर्दर डेवलपमेंट होगा ये ओरल कैविटी बना के ओरोफेरिंक्स बनाएगा। जो प्रीमेटिव नेजोफेरिंक्स होता है और प्रीमेटिव जो हमारे पास ओरोफेरिंक्स होता है, ये क्या होता है, बक्को नेजल मेम्ब्रेन जो होता है ना उससे सेपरेटेड होता है। हमने ये देखा ना, ये हमारे पास हो गया बक्कोनेजल मेम्ब्रेन, ये देखो ये डायग्राम नंबर सी में ये देखो बक्कोनेजल मेम्ब्रेन होता है, इससे सेपरेटेड होता है। ठीक है, बक्कोनेजल मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्या होता है, बक्कोनेजल मेम्ब्रेन जो होता है डिसअपियर हो जाता है। नेजोफेरिंक्स क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, तो डिसअपियर जब होगा तो क्या होगा, जो नेजोफेरिंक्स है, मतलब हमारे पास ये रहा नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स, क्या हो उनके बीच में कोई मतलब बैरियर नहीं है, तो अब क्या हो वो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब नेजोफेरिंक्स कम्युनिकेट विद ओरोफेरिंक्स। कोइनल एट्रेसिया वो कंडीशन है भैया, कोइनल एट्रेसिया वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ये हमारे पास बक्कोनेजल जो मेम्ब्रेन है ना वो परसिस्टेंट रह जाता है, इसी को हम बोलते हैं कोइनल एट्रेसिया। कोइनल एट्रेसिया कैसा हो सकता है, ये यूनिलेटरल हो सकता है, ये बाईलेटरल हो सकता है, ये कंप्लीट हो सकता है, ये इनकम्प्लीट हो सकता है। ओके, दूसरी बात ये बोनी भी हो सकता है, मेम्ब्रेनस भी हो सकता है, मिक्स्ड भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा, मतलब हम देखेंगे किसके चांसेस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा होता है। 70% केसेस में क्या होता है, मतलब मिक्स्ड होता है, बोनी प्लस मेम्ब्रेनस। और 30% अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, प्योर बोनी होता है। अब 70+30 100 तो हो ही गया, पता नहीं कैसे मैरो वाले ने बताया है, ऐसे ही बता दिया, मतलब वो पॉइंट पॉइंट में यूनिट ये सब बाकी सब है। ठीक है, अगर पेशेंट को यूनिलेटरल कोएनल एट्रेसिया है, ठीक है, मैं जानबूझ के हिंदी में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अगर पेशेंट को यूनिलेटरल कोएनल एट्रेसिया है तो पेशेंट क्या है, देखो हमने पहले नोट्स बना लिया उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर पेशेंट, ठीक है, आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम नोट्स बना लिए, उसके बाद क्या है पढ़ाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम ज़्यादा खराब नहीं होगा। जो आपका मैरो में बहुत लंबा वीडियो है उसको हम छोटा करके बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा पॉइंट पे आते हैं। अगर पेशेंट को यूनिलेटरल कोएनल एट्रेसिया है तो क्या होगा, पेशेंट विल नॉट प्रेजेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्योंकि भैया यूनिलेटरल है ना, एक नाक तो खुला हुआ है, तो फिर क्या दिक्कत है। अच्छा, इसको हम आपको इसमें क्या है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये यूनिलेटरल है, ठीक है, यूनिलेटरल है, ये कोएनल एट्रेसिया। ओके, अब हम आ जाते हैं ये, ठीक है, ये हमारे पास, अगर अगर इन्फेंट को बाइलेटरल कोएनल एट्रेसिया है, अगर इन्फेंट कोई है, ये तो हमारे पास, ये तो हमारे पास अगर कोई पेशेंट है वो एडल्ट मान लिया, अगर इन्फेंट को बाइलेटरल कोएनल एट्रेसिया है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। क्यों, क्यों भैया, क्योंकि अगर इन्फेंट में क्या होता है कि वो
मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेटरी होते हैं कि नेजल से ही वो रेस्पिरेशन करेंगे। अच्छा, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नेसोगेस, जैसे अगर कोई इन्फेंट है उसको बाइलेटरल कॉर्नियल एट्रेसिया है तो हम उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, नेसोगैस्ट्रिक करके ट्यूब होता है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम इन्फेंट के नोस्ट्रिल में डालेंगे, इन्फेंट के नोस्ट्रिल में जब डालेंगे और चेक करेंगे इसका कि ये इंटर करता है माउथ में या नहीं, ठीक है, ठीक है। इफ अगर बाइलेटरल कॉर्नियल एट्रेसिया होगा तो ट्यूब क्या होगा, स्टक हो जाएगा, मतलब नहीं आगे जाएगा, अगर नहीं होगा तो आगे जा पाएगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है। देखो, अच्छा हम ये भी देखना चाहते हैं, अगर बाइलेटरल कॉर्नियल एट्रेसिया हो गया किसी इन्फेंट में, जैसे ये इन्फेंट हो गया उसके बाइलेटरल कॉर्नियल एट्रेसिया हो गया, तो उसके ये चांसेस होते हैं ना, क्योंकि बच्चा जो होता है वो 4 से 5 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड होता है, ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीथर होता है, इसीलिए जरूरी होता है कि वो अगर उसको मतलब अगर उसको बाइलेटरल कॉर्नियल एट्रेसिया हो गया तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। दूसरी बात, हमारे पास कुछ क्लिनिकल फीचर कैसे हैं, साइक्लिक साइनोसिस होगा, उसको साइक्लिक साइनोसिस होगा, जब वो चिल्लाएगा तो उसका मुंह खुल जाएगा, भैया जब चिल्लाएगा तो उसका मुंह खुल जाएगा, माउथ ओपन होगा, माउथ ओपन होगा तो वो रेस्पायर करेगा, ठीक है, रिलाइव होगा ऑन, मतलब रिलाइव होगा मतलब आराम मिलेगा चिल्लाने का, मतलब जब बच्चा रोएगा तब, ठीक है। इमीडिएट मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन जो होती है एमसी, मतलब भैया कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, एमसी जो है मोस्ट कॉमन, इमीडिएट मैनेजमेंट मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास गवर्न्स टेक्निक है। गवर्न्स टेक्निक क्या है, हमारे पास जो फीडिंग निप्पल है ना, जैसे क्या होता है बच्चे निप्पल से वो दूध पीते हैं, जैसे मार्केट में मिलता है फीडिंग निप्पल, या फिर मतलब अपने मदर को वो करते हैं मदर के ब्रेस्ट से, तो क्या होता है जो अब बच्चा है तो क्या करेंगे, फीडिंग निप्पल जो होते हैं लेंगे, उस पर क्या होगा, जो उसका बोर होता है ना उसको बहुत चौड़ा बना देंगे, ठीक है, चौड़ा बना के क्या करेंगे, बच्चे के मुंह में इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट किया तो क्या होगा, उसका माउथ जो है ओपन रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी है वो मुंह से मतलब सांस ले सकता है, ठीक है, मतलब जब हमने भी देखा था कि वो साइक्लिक साइनोसिस था जो रिलाइव होता था क्राइम में, मतलब वही क्राइम करेगा, मतलब जब चिल्लाएगा रोएगा तो उसका मुंह खुलेगा तो सांस लेगा, वही हम कर दिए यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं गवर्न्स टेक्निक, ठीक है। ओके भैया, अब हम आते हैं वंस चाइल्ड इज नो लॉन्गर इन द डिस्ट्रेस, अगर चाइल्ड क्या है डिस्ट्रेस में नहीं है तो क्या हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, किस लिए, टू कंफर्म कि ये कोइनल एट्रेसिया ही है कि नहीं, अगर डिस्ट्रेस में है तो नहीं करेंगे, अगर नो मतलब अगर बच्चा जो है अब क्या है डिस्ट्रेस में नहीं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में नहीं है, यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, आप समझदार हो आप सब, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो क्या है वहाँ पे वो कोइनल एट्रेसिया हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास मैनेजमेंट हो गया गवर्न टेक्निक्स, अब हम करते हैं डेफिनेटिव मैनेजमेंट, कुछ होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक्सीजन करते हैं, ठीक है, एक्साइज करेंगे और हम देते हैं माइटोमाइसिन सी, ठीक है, माइटोमाइसिन सी देते हैं उसको, वो क्या करेगा, वो सीनी की फॉर्मेशन को रोकेगा, ठीक है, सीनी की फॉर्मेशन दरअसल क्या होता है कि एडेशन होता है एक मेम्ब्रेन के दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो डिफिनेटिव मैनेजमेंट है यही है कि एक्सीजन करेंगे और माइटोमाइसिन सी देंगे, ओके, ये हमारे पास डिफिनेटिव मैनेजमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हमारे पास कोइनल एट्रेसिया जो होता है वो एसोसिएटेड होता है चार्ज सिंड्रोम, देखो ठीक है, अब भैया जो इसका जो एक एक शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब समझ लीजिए आप, ये जो चार्ज है CHARGE, हर एक का एक एक मतलब क्या होता है, कॉर्नियल एट्रेसिया जो होते हैं मेनली उन्हीं के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है, देखो सी से हमारे पास है कोलोबोमा या फिर क्रेनियल नर्व एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, एक बार हमारे साथ बोलिए, कोलोबोमा या फिर क्रेनियल नर्व एबनॉर्मेलिटी, आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास हार्ट डिफेक्ट, ठीक है, बोलिए हार्ट डिफेक्ट। तीसरा हमारे पास जो होगा चार्ज से ए, अट्रेसिया ऑफ द कोयना, ठीक है, अट्रेसिया ऑफ द कोयना। चौथा हमारे पास है आर से रिटार्टेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पांचवा हमारे पास जो है, ये हमारे पास देखो हमारे पास चार्ज है तो हमारे पास ये, हमने जी जो है पहले ये इधर लिख दिया है, मतलब जेनाइटो यूनिट डिफेक्ट, और ई जो है ईयर एबनॉर्मलिटी, ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे क्या हो गए, मतलब हम ये चार जो कोइनल एट्रेसिया होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, चार्ज सिंड्रोम से, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा सा आपको डायग्राम दिखाएंगे चार्ज सिंड्रोम का, ठीक है, चार्ज सिंड्रोम का डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए चार्ज सिंड्रोम हमने देखा था, क्या क्या हमने पॉइंट देखा था, हमने देखा था चार्ज सिंड्रोम में 6 पॉइंट देखा, देखिए कोलोबोमा मतलब क्रेनियल नर्व एबनॉर्मलिटी, हालांकि इसमें नहीं दिखेगा, हार्ट डिफेक्ट इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, अट्रेसिया ऑफ कोयना वो अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा बहुत हो सकता है दिख जाए, बट मुझे नहीं लगता कि दिखेगा, इसमें नहीं दिखेगा, हाँ लेकिन हमारे पास जो ये बाकी हमारे पास जो रिटार्डेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जेनाइटल यूनिट जो जो सब भी है ये सारे के सारे मिलते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों डायग्राम है मतलब ये इसमें देखो ग्रोथ रिटार्डेशन तो दिख रहा है, वो ये बच्चा रहा हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास दिख रहा है इसमें, और ये हमारे पास ये चार सिंड्रोम होगा, ओके, ये हमारे पास चार सिंड्रोम का डायग्राम है। अब हम बात करते हैं मेनिंजोसील क्या होता है, मेनिंजोसील क्या होता है,
डिफेक्ट इन द बेस ऑफ द स्कल, जो हमारे पास बेस होता है स्कल का, उसमें क्या होता है, डिफेक्ट होता है। और बेस ऑफ स्कल क्या होता है, रूफ होता है नोज का। ठीक है, इसको भी हम डायग्राम से भी देखेंगे। इसमें क्या होता है, ब्रेन टिश्यू में हर्निएट क्या होगा, देखो मेनिंजोसिल, मेनिंजोसिल का मतलब यही होगा भैया, मेनिंजस क्या होगा, मेनिंजस का कहीं हर्निएट कर गया। ठीक है, डिफेक्ट इन द जो बेस ऑफ स्कल है, या फिर हम बोलते हैं सीधा सीधा रूफ ऑफ नोज। एक बार डायग्राम आपको दिखा देते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे देखिए, ये मेनिंजोसिल है, ये बच्चा, देखिए बेस ऑफ द, ये रूफ ऑफ द नोज या फिर बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, इसके और सारे ये हमने रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन किया है। ठीक है, अब क्या होगा, ब्रेन टिश्यू में हर्निएट, अगर सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेस मिल रहे हैं तो उसको मेनिंजोसिल बोलते हैं। लेकिन अगर मेनिंजेस प्लस ब्रेन भी मिले तो उसको भैया, देखो ब्रेन है तो इंसेफेलोफिल हो गया, मेनिंजो इंसेफेलोफिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें जहाँ तक लगता है। देखो जो इमेज है वो तो हमने आपको ये दिखा दिया, फिर से दिखा देते हैं। हालांकि आप स्क्रीनशॉट बार बार ले, मतलब अगर आपको चाहिए तो ले लीजिएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ, मतलब पहले आप एक बार पढ़ लीजिए फिर देख लीजिए, अभी मैं एक बार रिवाइज भी कराऊंगा। ओके, अब हम देखते हैं, देखो अब हम बात करते हैं मेनिंजोसिल वर्सेस ग्लायोमा क्या होता है। मेनिंजोसिल जो होता है, देखो हम देखेंगे, जो हमारे पास ग्लायोमा होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंट्राक्रेनियल कनेक्शन गेट ऑब्लिटरेट होता है। ठीक है, मास इज सीन बट कनेक्शन बिटवीन मास और ब्रेन टिश्यू जो होता है absent होता है। ठीक है, मास तो दिखेगा ग्लायोमा में बट कनेक्शन नहीं दिखेगा। देयर में बी स्टॉक आर अ फाइब्रिक सेगमेंट बट नो ओपन कनेक्शन बिटवीन मास एंड इंट्राक्रेनियल टिश्यू, जो कि हमारे पास मेनिंजोसेल में दिखता है। इसको हम और सही से पढ़ेंगे, ये हमारा टेबल है मेनिंजोसेल और ग्लायोमा, इसमें हम देखते हैं। देखो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास इंट्राक्रेनियल कनेक्शन है मेनिंजोसेल में प्रेजेंट रहेगा, और हमारे पास ग्लायोमा में एब्सेंट रहेगा। देख लो, ठीक है, ये मतलब प्रेजेंट है, ये मतलब एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे पास जो मेनिंजोसील होता है वो सॉफ्ट होता है, कंप्रेसिबल मतलब दबा सकते हैं, और ब्लूइश पल्सेटाइल होता है। ठीक है, ये पल्सेटाइल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पल्सेटाइल होता है। जबकि हमारे पास ये क्या होता है, ग्लायोमा फर्म होता है, नॉन कंप्रेसिव होता है और नॉन पल्सेटाइल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे पास फर्स्ट स्टेनबर्ग टेस्ट है, जब क्या होता है, चाइल्ड जो बच्चा है रोता है तो जो मास होता है, जो हमारे पास ये एक बार दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से। देखो ये हमारे पास जो है, ये मास क्या है ना, ये इनलार्ज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास इनलार्ज हो जाता है। ओके, ये हमारे पास मास इनलार्ज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट टाइम जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव होता है किसके, मेनिंजोसेल के लिए, निगेटिव होता है किसके लिए, हमारे पास ग्लायोमा के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसल्यूमिनेंस। अच्छा ट्रांसल्यूमिनेंस ये होता है कि अगर आपने टॉर्च लगाया ना तो वो चमकता है दरअसल। ठीक है, ये ट्रांसल्यूमिनेंस प्रेजेंट होता है किसमें, हमारे पास क्या होगा, जैसे अगर लाइट इसमें मतलब ये टॉर्च वॉर्च चलाएंगे ना तो वो जैसे ऐसे फ्लोरेसेंट जैसा, मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चमके, अजीब मतलब चमकेगा। और उसके बाद हमारे पास ग्लायोमा में जो है वो अब्सेंट है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट जो होता है वो होता है ऑक्सीपिटल भी होता है, देखो ऑक्सीपिटल भी होता है, फ्रंटल भी होता है। लेकिन अगर आपका जैसे आ गया दोनों ऑप्शन, अगर हम लोग एमसीक्यू बेस्ड है तो क्या है, आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे ऑक्सीपिटल। ठीक है, देन द फ्रंटल, हालांकि आपको डायग्राम में फ्रंटल दिखा है। जबकि हमारे पास जो ग्लायमा होता है वो 60%, 30%, 10% के बेसिस पे 60% एक्सट्रानेडल नेजल होता है, 30% इंट्रानेजल और 10% मिक्स्ड होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, ये रिकरेंट मेनिंजाइटिस होगा। ठीक है, CSF क्या होगा, राइनोरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन सब्सटेंस होंगे। अब हम देखते हैं थोड़ी सी कुछ और बातें। इफ इन्फेंट विथ पॉलीपॉइडल मॉस इन नोस्ट्रिल, देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, मेनिंजोसिल या फिर मेनिंजो इंसेफेलोफिल होगा। ठीक है, कोई इन्फेंट आया विथ पॉलीपॉइडल मॉस ऑन इन नोस्ट्रिल तो क्या उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा, मेनिंजोसिल होगा या फिर मेनिंजो इंसेफेलोफिल होगा। कभी भी नेवर पॉलिप इन इन्फेंट, क्योंकि कभी भी पॉलिप नहीं होता इन्फेंट में। ठीक है, अच्छा अब इमेज एक हम क्या करेंगे, इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई। सीटी स्कैन हमारे पास क्या दिखाएगा, बोनी एबनॉर्मलिटी दिखाएगा। एमआरआई क्या दिखाएगा, हमारे पास हर्निएशन दिखाएगा। ठीक है, सीटी स्कैन दिखाएगा, देखो सीटी स्कैन जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई का फुल फॉर्म जो होता है मेडिकल रीजनिंग इमेजिंग। ठीक है, इसको आप जानते होगे। तो सीटी स्कैन में हमारे पास क्या दिखता है, बोनी एबनॉर्मलिटी दिखता है। एमआरआई में हमारे पास क्या दिखता है, हर्निएशन दिखता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये सारे के सारे वही मेनिंजोसील ये सब सारे के सारे हो गए। एक बार अगर हम आपको फिर से डायग्राम दिखाएं, ये रहा। ठीक है, अ, ठीक है, इसके बाद वाला नेजल सेप्टम है उसको भी देख लेंगे। ये सब डायग्राम देखो, ये हालांकि मेरा है नहीं, मैंने कहीं से वो लिया है,
ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो क्या होगा, मेनिंजोसील है तो क्या करेंगे, एक्साइज करेंगे ऑल नॉन फंक्शनल ब्रेन टिश्यू। ठीक है, एक्साइज करेंगे सारे के सारे नॉन फंक्शनल टिश्यू और क्या करेंगे, क्लोज करेंगे द बेस ऑफ द स्कल डिफेक्ट, या फिर जो उसको हम बोल देंगे रूफ ऑफ द नोज, वही जो आपने देखा था। ग्लायोमा में क्या करेंगे, मास एक्साइज कर देंगे। ठीक है, जो मास है उसको एक्साइज कर देंगे। ठीक है, हालांकि आपने देखा था कि ग्लायोमा में जो मास होता है फर्म होता है, नॉन पल्सेटाइल होता है, जबकि हमारे पास मैनेजोसेल में क्या होता है, पल्सेटाइल होता है। इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, आप एक बार, ठीक है, एक बार देख लीजिए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि एनाटॉमी ऑफ द एक्सटर्नल नोज हम देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ द एक्सटर्नल नोज देखेंगे तो हमारे पास अपर जो 1/3 पार्ट होता है वो बोनी होता है, लोअर 2/3 पार्ट जो होता है कार्टिलेजिनस होता है। आप खुद एक बार अपना नाक को छुइए, देखिए क्या होता है, मेनली जो होता है नीचे वाला कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए छू के, तो अपर 1/3 जो होता है वो बोनी होता है, लोअर 2/3 जो होता है कार्टिलेजिनस होता है इसमें। अच्छा, एक बार आपको दिखा ही देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास रहे हैं, देखिए। ठीक है, हमारे पास देखिए, ये जो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया। देखिए ये जो, ये हमारे पास जो बड़ा सा है, देखिए ये हमारे पास क्या है, नजल बोन है अपर 1/3 में, और ये हमारे पास कार्टिलेजिनस है। ओके, ये हमारे पास हो गया कार्टिलेजिनस। ये हम डायग्राम में भी कोशिश किए, देखो डायग्राम हमारी कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए कोशिश कर लिए हैं। बोनी पार्ट जो होता है इसमें दो नेजल बोन होता है, जो आपको हमने दिखा रखा है, लेटरल लेटरल टू, अच्छा, इसके लेटरल क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो आपको दिखा देते हैं। ये हमारे पास हो गया, देखो बोन के जस्ट बगल में देखिए, ये हमारे पास मैक्सिला है, जो जिसका एरो लेफ्ट साइड किया है, देखो। ठीक है, ऊपर से दूसरा। अब देखिए तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, लेटरल टू नेजल बोन क्या होगा, प्रोसेस ऑफ मैक्सिला कार्ड फ्रंटल प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल प्रोसेस। वो क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन। देखो फ्रंटल जो बोन हो गया वो नीचे आएगा तो उसको हम बोलते हैं नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, और जो हमारे पास मैक्सिलरी बोन है वो जब फ्रंटल के पास आ रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिलरी बोन। वो क्या है, आर्टिकुलेट करेंगे। देखो हम इसको डायग्राम में बना के आपको समझाना चाहें, हालांकि कुछ खास नहीं बन पाया। देखो जैसे हमारे पास ये हो गया, ये अपर 1/3 हो गया, ये लोअर 2/3 हो गया। अपर 1/3 में हमारे पास नेजल बोन हो गया, इसके यहाँ आसपास क्या है हमारे पास है, ये हमारे पास मैक्सिला है, ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या है, आर्टिकुलेट करेगा फ्रंटल प्रोसेस, अरे फ्रंटल बोन के नेजल प्रोसेस से। और हमारे पास मैक्सिला के पास क्या रहेगा, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन। ठीक है, आर्टिकुलेट करेंगे, ये हमारे पास हो गया। दूसरी बात हमारे पास क्या हो गया, अब हम देखते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट भी होते हैं कुछ बोन में। देख हमने देखा कि अपर 1/3 होता है बोनी, देखिए हमने ये यही बात किया ना, अपर 1/3 होता है बोनी, लोअर 2/3 होता है कार्टिलेजिनस। अब हम देखेंगे कार्टिलेजिनस में क्या होता है। जो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास तीन तरीके का होता है। देखो हमारे पास कार्टिलेजिनस होता है तीन तरीके के, एक होता है हमारे पास, देखिए एक होता है अपर लेटरल कार्टिलेज, ये हमारे पास अपर लेटरल वाले इधर यहाँ तक हो गया, और एक हो गया हमारे पास, देखो अपर लेटरल ये रहा, और हमारे पास ये लोअर लेटरल रहा। ठीक है, और एक जो होता है ये होता है सेसमॉइड कार्टिलेज, तीन होते हैं, तीनों पेयर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सारे के सारे, और एक होता है सेप्टम। ठीक है, अभी हम उसको देख लेंगे। जो हमारे पास, देखो अपर लेटरल कार्टिलेज पेयर में, सेसमाइड कार्टिलेज पेयर में, जो हमारे पास यू शेप कार्टिलेज होते हैं वो भी पेयर में ही रहता है, उसको हम कार्ट बोलते हैं एलआर कार्टिलेज। ये देखो हमारे पास ये यू शेप जो होता है, ये लोअर पार्ट, देखो इस ये लोअर कार्टिलेज हो गया ना, लोअर कार्टिलेज या फिर एलआर कार्टिलेज, इसी को बोलते हैं। ओके भाई, ठीक है। देखो भैया, जो लोअर लेटरल कार्टिलेज है उसी को हम एलआर कार्टिलेज बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, लेटरल पार्ट और मीडियल पार्ट। लेटरल पार्ट क्रक्स बोलते हैं, एक्सटर्नल नोज जो बनाता है। मीडियल पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो नोज बनाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं सेप्टम। जो हमारे पास नेजल सेप्टम होता है वो क्या करता है, सेप्टम जो होता है अनपेयर्ड होता है, कार्टिलेज होता है। ठीक है, कार्टिलेज ऑफ नोज। ओके, ये दरअसल यहाँ पे नोज है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए कार्टिलेज ऑफ नोज। ओके, ये रहा हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेयर। देखिए हम वही ऊपर पढ़े हैं, अब फिर से पढ़ लेते हैं। अपर जो हमारे पास जो पेयर कार्टिलेज होता है, अनपेयर कार्टिलेज, अनपेयर में सिर्फ एक है सेप्टम। देखो सेप्टम, ये हमारे पास सेसामॉइड हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, अपर लेटरल, ये हमारे पास है लोअर लेटरल या फिर एलआर। तो वही अपर लेटरल कार्टिलेज दोनों साइड होगा, लोअर लेटरल कार्टिलेज या फिर एलआर कार्टिलेज दोनों साइड होगा, सेसामॉइड कार्टिलेज दोनों साइड होगा। ठीक है, ये हमारे सारे सारे बातें हो गई। अब हम बात करते हैं, कुछ होते हैं इंटरसेक्शन एरिया, ये इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए इंटरसेक्शन एरिया क्या होता है, जंक्शन ऑफ फ्रंटल बोन विथ नेजल बोन, इसको हम नेजियन बोलते हैं। ये क्या होता है, देखिए यहाँ इसके ऊपर हमारे पास कहीं फ्रंटल बोन होगा, इधर यहीं। ठीक है, ये सारे सारे होंगे, तो ये वाला देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं,
ये देखिए, ये जो है ये वाला, ये ना, इसको हम नेजियॉन बोलते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को नेजियॉन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नेजियॉन। जंक्शन ऑफ फ्रंटल बोन विद नेजल बोन, जिसको हम नेजियॉन बोलते हैं, और जंक्शन ऑफ नेजल बोन विद अपर लेटरल कार्टिलेज, इसको हम राइनियन बोलते हैं। देखिए ये रहा, ये हमारे पास नेजल बोन है, अपर लेटरल कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं राइनियन, ठीक है। एक बार अब मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, अब बस देखते जाइए, अभी एक बार पहली बार में आप देखिए, फिर समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। इसको हम रेनियन बोल दिए। और क्या होता है, जंक्शन ऑफ अपर लेटरल कार्टिलेज विथ लोअर लेटरल कार्टिलेज, इसको हम बोलते हैं लाइमन नेसाई। ये देखिए, ये हमारे पास कुछ अपर लेट, देखो अपर लेटरल कुछ होगा, उसके बाद लोअर लेटरल कुछ होगा, यहीं कहीं जंक्शन होगा, तो इसको हम बोलते हैं लाइमन नेसाई बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है ये अच्छा, लाइमन नेसाई जो होता है वो क्या होता है, नर्वस पार्ट होता है। नर्वस, देखो ये देखो, नर्वस पार्ट होता है किसका, नेजल कैविटी का। ऐसा क्यों होता है, रेड से कर लेते हैं, ठीक जाएगा, ठीक है। क्या होता है ना, जो अपर कार्टिलेज होता है वो अंदर की साइड घुसता है, और जो हमारे पास होता है लोअर कार्टिलेज, वो भी क्या होता है कि वो क्या होता है, इनर सर्फेस ऑफ द लाइमन नसाई इंफीरियर टर्मिनेट, उसको हम देखेंगे भी। जो हमारे पास क्या होता है, इसे ये देखिए, ये क्या हुआ, अपर कार्टिलेज, ये लोअर कार्टिलेज, दोनों क्या है अंदर साइड, ये हमारे पास क्या हो गया, ये नर्वस पार्ट हो गया, मतलब यहाँ आते आते बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, ये भी आते आते बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। ये नीचे से, ये ऊपर से, मान लीजिए अपर, ये लोअर, तो क्या हो गया, हमारे पास नर्वस पार्ट होगा नेजल कैविटी का। जो इनर सरफेस होता है लाइमन नसाई को, उसको हम बोलते हैं इंफीरियर ट्यूबरकल, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री ऑफ इंटरनल नेजल वॉल्व एरिया या आर नर्वस पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, देखो कौन कौन सी बाउंड्री है, एक तो मीडियल बाउंड्री, सॉरी मीडियल बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री, और इंफीरियर है। इंफीरियर क्या है, इंफीरियर जो हमारे पास है फ्लोर होगा नोज का। जो हमारे पास लेटरल बाउंड्री है, जो हमारे पास लेटरल बाउंड्री है वो लाइमन नेसाई है। देखो लेटरल बाउंड्री लाइमन नेसाई, या फिर लोअर कॉर्डल, या फिर लोअर बोल दे, फिर कॉर्डल मतलब पूछ होता है ना, ये सबको पता होता है। कॉर्डल, क्रेनियल, क्रेनल, ठीक है, कॉर्डल पूछ होता है, मतलब वो वही मान लो नीचे वाला, ठीक है। लोअर बॉर्डर ऑफ अपर लेटरल कार्टिलेज इंफीरियर टर्मिनेट, ठीक है। जो हमारे पास मीडियल बाउंड्री है वो क्या होगा, सेप्टम, ठीक है, मीडियल बाउंड्री सेप्टम, वेयर द लाइमन नेसाई मीट द सेप्टम। ये देखिए, इसको इसको इससे देखिएगा आप, ये देखिए, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया, देखिए ये हमारे पास वॉल्व, अच्छा वॉल्व एंगल भी देखेंगे 10 से 15 डिग्री से सस्ता। ये देखिए हमारे पास मीडियल, ये लेटरल, ये वो हो गया, ठीक है, यही हमारे पास हो गया। और ये इसको हम देख लिए, इसको मान लीजिए ये हमारे पास वैसे पे इंफीरियर टर्बिनेट है, देख लीजिए, ये हमारे पास हेड ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट है, ये हमारे पास नेजल वेल्व है, और वेल्व एंगल 10 से 15 डिग्री होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, ठीक है, द एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेजल वॉल। जैसे हमारे पास ये देखिए, हमारे पास जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेजल वॉल। उसका ये सिग्निफिकेंस है, वो क्या करता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस करता है। अच्छा हाँ, इसमें अभी देखेंगे आप शांति से इत्मीनान से बैठिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो हमारे पास एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नेजल वॉल। उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस करता है, जो मतलब नाक से आपने सांस लिया ना उसको, वो क्या कब 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 करता है, चाहे आप सांस ले इंस्पिरेशन, चाहे सांस छोड़े, तो क्या होता है, जो हमारे पास एक्सटर्नल ओपनिंग जो होता है ना, जिसको जो द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल नेजल वॉल, वो होता है, वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस को, तो जिसको ड्यूरिंग इंस्पिरेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो हम जैसे मान लीजिए हम इंस्पिरेशन का एग्जांपल लेते हैं, इंस्पिरेशन से पढ़ते हैं, तो क्या होगा, जो इंस्पायर्ड एयर किया तो क्या होगा, इंस्पायर्ड एयर इनकाउंटर बहुत मतलब रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस होगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो गया। अब जाहिर सी बात है, वेलोसिटी जब डिक्रीज हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो क्या हुआ, हमारे पास जो एयर है वो नेजल म्यूकोसा से अच्छे से काफ़ी समय तक कांटेक्ट में रहेगा, मतलब टाइम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ह्यूमिडिफिकेशन एयर का अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं, जैसे मतलब क्या होता है कि आप चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कुछ भी हो, आप सांस लेते हैं, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वही मुंह से सांस लें तो आपको मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत अजीब सा फील होगा, क्या बोलते हो वो, सूखा सूखा सा वगैरह वगैरह, जो भी है, इसको ह्यूमिडिफाई भी करेगा ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। अब देखो हमने इंस्पिरेशन में पढ़ लिया, अब एक्सपिरेशन में हमने पढ़ेंगे जब एयर आपने एक्सपायर्ड किया, ड्यू टू नर्विंग ऑफ नेजल वॉल्व एरिया एट द लेवल ऑफ इंफीरियर ट्यूबरकल। हमारे पास क्या होता है, इंफीरियर ट्यूबरकल के पास ना हमारा नर्विंग होता है नेजल वेयर एरिया, जिससे क्या होगा,
रेजिस्टेंस और रिवर्स करंट, जिसको हम ईडी करंट फिजिक्स में पढ़ते थे, वो बनेगा। अब जो हमारे पास जो ईडी करंट है ना, वो क्या करेगा, वो वेंटिलेट करेगा साइनसेस की, ठीक है। इसको इसको हम बताते हैं आपको इमेज से, ठीक है। इमेज आप, ये देखिए, वैसे भी हमारे पास क्या है, लेमन नसाई है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। देखो, जब एक्सपायर इन्होंने किया तो क्या होगा, तो जितने भी साइनसेस है ना, वो ईडी करंट से वेंटिलेट है। जैसे हमारे पास ये फ्रंटल साइनस हो गया, ये थर्मोइड साइनस हो गया, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस हो गया। इसी तरीके से क्या होगा, इसको वेंटिलेट करेगा। ओके, ठीक है। हाँ, ये साइनस एक्सपिरेशन में, ठीक है। साइनस वेंटिलेशन बाय एडी करंट, वेंटिलेशन ऑफ द साइनस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन होता है, इंस्पिरेशन नहीं होता। इसीलिए इसीलिए अगर किसी को साइनोसाइटिस हुआ है, ठीक है, किसी भी वर्ड के बाद अगर आइटिस लगता है, तो ये सब जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि बोथ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन नोज से करे। जैसे टू, मतलब अगर वो वार्म एयर ले रहा है, तो क्या करेंगे, वो किस लिए करेंगे, इंस्पिरेशन। ऐसा ना हो कि इंस्पायर करें मुंह नाक से और मुंह से सांस छोड़े, वैसा नहीं। इंस्पिरेशन भी नाक से करना है, एक्सपिरेशन भी नाक से करना है। तो क्या करेगा, उससे क्या होगा, टू फैसिलिटेट द साइनस वेंटिलेशन, साइनस का वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेजल वेल्व एरिया। नेजल वेल्व एरिया जो होता है, नर्वस पार्ट होता है। अगर छोटी सी भी माइल्ड भी डिफॉर्मिटी हुआ नेजल वेल्व में हो जाए, तो सेप्टम, तो अगर माइल्ड डिफॉर्मिटी भी हो जाए सेप्टम का, तो वो क्या करेगा, वो दैट विल लीड्स टू अलर्ट ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जिससे क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। अगर पेशेंट आपके पास आया और उसके पास नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और एंटीरियर राइनोस्कोप, ठीक है, उसका एंटीरियर राइनोस्कोपी हुआ, तो क्या करेंगे हम, और एनी सेप्टल डिविएशन, ठीक है, बट कॉज डिसप्रोपोर्शन लेवल ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं फॉर द नेजल वेल पेटेंसी का। नेजल वेल के पेटेंसी के क्या करते हैं, आस्क करते हैं पेशेंट के। देखो, नेजल वेल हो सकता है पेट से पेटेंट रहे, हमें पता है ये यहाँ की पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, फिर भी हम कोशिश करते हैं बताने की, ठीक है। देखिए, ऐसा है, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। द टेस्ट फॉर नेजल वॉल पेटेंसी जो होता है, नेजल वॉल हो गया, नेजल वॉल की पेटेंसी क्या करेंगे हम, कोई भी पेशेंट हो गया, उससे हम बोलेंगे कि वो पुल करे अपनी गाल को। जैसे आप कुछ फेयर एंड लवली वगैरह जिसका भी है, एड में देखते होंगे, ये जो भी लड़कियां हैं, मतलब मेम साहब लोग क्या करती हैं कि नाक से थोड़ा सा लेटरली वो क्रीम लगाती हैं और ले जाती हैं लेटरल साइड में। तो वही आपको करना है, दो फिंगर रखना है, आस्क पेशेंट टू पुल द चिक, दो फिंगर कुछ भी रखो यार, ठीक है। आस्क द पेशेंट टू पुल द चिक अपवर्ड एंड लेटरली, अपवर्ड और लेटरली, लेटरली और थोड़ा सा अपवर्ड, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा नेजल वेल एरिया में, ठीक है, क्रिएटिंग ए स्पेस इन द नेजल वेल एरिया, ठीक है। और दूसरी बात क्या, दिस विल रिलाइव द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे क्या होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन जो होगा उसमें हमें थोड़ा सा क्या होगा, आराम महसूस होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक कैटल टेस्ट होता है, कॉटल टेस्ट होता है, सॉरी, कॉटल टेस्ट होता है। अगर सिम्टम्स आर ड्यू टू फर्दर नर्विंग ऑफ नेजल वॉल, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं ड्यू टू फर्दर नर्विंग ऑफ नेजल वॉल, जैसे हमने जो किया वही, ठीक है, मतलब, तो उससे क्या होगा, हम मान लेंगे उसको हम कॉटल टेस्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल नोज। एक्सटर्नल नोज जो होता है, वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फेस होता है। अब जैसे बहुत मतलब उभरा सा हुआ है बाहर, बिल्कुल अगर आपको देखेंगे, अगर आप कहीं घर में घुस रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए नाक ही होता है यार, मतलब पेट अगर नहीं निकला है तो भैया, मतलब फेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि नाक ही ऐसा चीज है कि जो सबसे फेस का प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। अब जब फेस प्रोमिनेंट पार्ट है, तो कोई मुक्का मार दिया, कोई बगल से जैसे टेंजेंशियली फोर्स कोई मार दिया, जैसे कुछ भी हुआ, तो नाक में डिफॉर्मिटी आ सकती है। तो डिफॉर्मिटी ऑफ द नोज आर सीन मोस्ट कॉमनली, ठीक है। डिफॉर्मिटी ऑफ द एक्सटर्नल नोज क्या क्या हो सकता है भैया, क्रूप्ड नोज क्या होता है, देखो, एक होता है क्रूप्ड नोज, एक होता है डेविएटेड नोज, एक होता है हम्प नोज, ठीक है। हम मतलब आप समझते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये आपका नाक है, ये सॉरी इधर देखिए, ये नाक है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कोबड़ आ गया वगैरह वगैरह। देखो, मेरी डायग्राम कुछ खास है नहीं, सॉरी ब्रो, पर ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, मतलब हम आ जाएगा, ओके। मतलब ये नॉर्मल अगर नाक है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम्प आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं हम्प विल बी देयर, ठीक है, मतलब वहां पे हम्प रहेगा। क्रूप्ड नोज क्या होता है, डॉर्सम इज डेविएटेड, मतलब हमारे पास जो नाक है उसको जो पीछे वाला हिस्सा है वो डेविएटेड है,
सी और एस एफ में जो, लेकिन इसका जो टिप है ना वो मिड लाइन में ही है। मतलब जो हमारे पास अगर नाक को छुओगे उंगली से ऐसे, जस्ट जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो मिड लाइन, ये क्या है अपने ही जगह पे है, लेकिन जो इसका पीछे वाला है वो थोड़ा सा डेविएटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक डेविएटेड नोज क्या है। अब डेविएटेड जब वर्ड यूज है तो क्या होगा, उसका डोर्सम और टिप दोनों ही डेविएट होगा। जाहिर सी बात है यार, डेविएशन का मतलब पूरा पूरा डेविएशन होता है, ऐसा नहीं पार्शियल डेविएशन ये सब नहीं। अगर उसने डेविएशन बोल दिया तो सीधा डेविएशन पूरा पूरा। क्रूक्ड नोज में वही क्या होगा कि डोर्सम जो है वो डेविएटेड है, जबकि वो हमारे पास जो टिप है वो मिड लाइन में है। ठीक है, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऑल एक्सटर्नल डिफॉर्मिटीज आर मैनेज बाय राइनोप्लास्टी। ठीक है, ऑल जो हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, ऑल एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी आर मैनेज बाय राइनोप्लास्टी। क्या होता है, और प्लास्टिक रिपेयर ऑफ द नोज। अगर अगर भैया सेप्टल डिफॉर्मिटी है तो हम क्या करेंगे, सेप्टोप्लास्टी करेंगे। ठीक है, सेप्टोप्लास्टी ऑल्सो, ऑल्सो मतलब आप तो क्या करेंगे, राइनोस्कोपी राइनोप्लास्टी तो करेंगे ही करेंगे, देखो राइनोप्लास्टी है, सॉरी ब्रो, राइनोप्लास्टी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, सेप्टोप्लास्टी भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं सैडल नोज क्या होता है। सैडल नोज दरअसल क्या होता है ना कि देखिए ऐसा क्या होता है, नाक ऐसे पकड़ा हुआ, जैसे आपने ऐसे क्या, देखो उसको क्या होता है, नाक ऐसे आ रहा है वो फोल्ड होकर थोड़ा सा चोंच बना लिया, जैसे कौवे का चोंच होता है ना, उसको ऊपर की तरफ, मतलब पैरेट का चोंच समझ लो, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे निकल गया। ठीक है, नॉट बाई ट्रॉमा बट ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेप्टम बाई एनी ग्रेनुलोमेटस कंडीशन। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, टीबी कंडीशन हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, ल्यूपस हो सकता है, लेप्रोसी हो सकता है, वेगनस ग्रेनुलोमा हो सकता है, ग्रेनुलोमेटस वही मतलब पॉली, वही जो भी है। देखो इसको एक बार फिर से देखते हैं। ग्रेनुलोमेटस कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारे पास टीबी, सिफिलिस, लेप्रोसी और ल्यूपस हो सकता है। वेगनस हमारे पास ग्रेनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस भी हो सकता है। ठीक है, ये देखो एंजाइटिस है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट आप देख लीजिएगा, ये वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो जिसकी वजह से हो सकता है, आपको याद करना हो तो करिए, नहीं तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब एक बार हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर हम 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल नोज एंड कोइनल ट्रेसिया देखेंगे। कोइनल ट्रेसिया क्या होता है, देखो हालांकि देखो सीधी सीधी बात है कि एम्ब्रॉयडरी का कुछ खास रोल नहीं है हमारे पास नोज में, ईएनटी में, पर हमारे पास क्या है, एक कंडीशन होता है कोइनल ट्रेसिया। जब कोइनल ट्रेसिया होता है तो हम उसको एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड है डिसऑर्डर। दरअसल क्या होता है कि जब हमारे पास क्या होता है, डेवलपमेंटल स्टेज होता है, तो क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है। देखिए ये डिप्रेशन, डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन एक नेजल पीड होता है, एक होता है स्टोमेटोम। ठीक है, स्टोमेटोडेम जो भी आप पढ़ लो। ठीक है, एक होता है, बस आप लिख लो सही से, नेजल पीट होता है और स्टेमेटोम। ठीक है, ये क्या होता है, ये फर्दर क्या होता है, ये फर्दर क्या होता है, नेजल कैविटी में बदलेगा, और ये हमारे पास ओरल कैविटी, और फिर ये क्या होगा, फर्दर नेजोफेरिंक्स बदलेगा और ये ओरोफेरिंक्स बदलेगा। जो हमारे पास प्रीमेडियल क्या होगा, जब ये बदलेंगे तो उसका क्या होगा, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स के बीच में एक होता है बक्कोनेजल मेम्ब्रेन होता है। जो बक्कोनेजल मेम्ब्रेन जो होता है बर्थ के बाद जो है टूट जाता है, अगर वही रह गया, वही हो गया कॉर्नियल ट्रेसिया उसको बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिलेटरल हो सकते हैं, बाइलेटरल हो सकते हैं, बोनी मेम्ब्रेनस वगैरह वगैरह हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकता है। मिक्स मेनली जो होता है सब मतलब मेजोरिटी दिखता है, उसके बाद जो होता है बोनी। ठीक है, अगर हम बात करें इन्फेंट वाली, ये देखिए इन्फेंट वाली हम बात किए थे, इन्फेंट में अगर क्या हुआ, इन्फेंट को बाइलेटरल कॉर्नियल ट्रेसिया है तो क्या होगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ पे देखे थे कि 4 से 5 महीने तक बच्चे जो होते हैं वो क्या होता है, एक्सक्लूसिवली 4 से 5 महीने तक जो होते हैं बच्चे एक्सक्लूसिवली किस पे वो करते हैं, 4 से 5 महीने बच्चे एक्सक्लूसिवली जो होता है नाक से सांस लेते हैं। तो क्या हम तो उसको मैनेजमेंट करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, गवर्स टेक्निक होता है। इसमें क्या करते हैं, हम निप्पल जो होता है वो बाहर से बाजार से लाएंगे, उसका जो वो ओपनिंग होता है उसको हम वाइडर बना कर देंगे, बच्चे के मुंह में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, मुंह से सांस ले सकता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एक्सीजन करेंगे, और क्या करेंगे, माइटोमाइसिन सी देंगे। ठीक है, कि किस लिए देंगे, टू प्रिवेंट साइन की फॉर्मेशन। ठीक है, प्रिवेंट साइन की फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कॉर्नियल ट्रेसिया किसी चीज से एसोसिएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं चार्ज सिंड्रोम। एक तो हमारे पास कोलोबोमा या फिर क्रेनियल नर्व एब्नॉर्मलिटी, हार्ट डिफेक्ट, एट्रेसिया ऑफ द कोइना, रिटार्डेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ईयर एब्नॉर्मलिटी, जेनेटिक यूरिनरी डिफेक्ट। ये आप आगे पीछे कर लीजिए, और यहाँ पे 2 डायग्राम था, हमने आपको दिखाया था चार्ज सिंड्रोम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेनिंजियोसेल क्या होता है। मेनिंजियोसेल क्या होता है, जब क्या होता है, डिफेक्ट होता है बेस ऑफ द स्कल या फिर रूफ ऑफ द नोज में, तो क्या होगा, ब्रेन का जो टिश्यू होता है वो क्या हर्निएट कर जाता है। अगर सिर्फ मेनिंजेस हो तो मेनिंजेसल होता है, अगर उसके ब्रेन मेनिंजेस के साथ ब्रेन भी हो तो उसको बोलते हैं मेनिंजोसेफेलोसेल। ठीक है, उसमें भी हमने आप एक इमेज दिखाया था, याद करो, अगर एक बच्चा छोटा था उसके नाक के ऊपर थोड़ा सा एक बड़ा सा वो बन गया था। ठीक है, मेनिंजोसेल और ग्लायोमा में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए ये इससे ज्यादा समझ में आएगा। मेनिंजोसेल और ग्लायोमा में क्या होता है, जो अगर हम बात करें इंट्राक्रैनियल कनेक्शन जो होता है एब्सेंट होता है हमारे पास ग्लायोमा में, जबकि प्रेजेंट होता है मेनिंजोसेल में। अगर हम कंप्रेशन की बात करें, मतलब अच्छा अगर हम बात करें
जो कैसा किस नेचर का होता है। तो मेनिंजोसेल जो होता है सॉफ्ट होता है, कंप्रेसिबल होता है और ब्लूइश एंड पल्सेटाइल होता है, जबकि हमारे पास जो ग्लाइमा होता है फर्म होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, नॉन पल्सेटाइल होता है। और हमारे पास होता है फर्स्ट एंड बर्थ टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है जब बच्चा जब रोता है तो हमारे पास जो जो मास होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। ये हमारे पास पॉजिटिव दिखता है किसमें, हमारे पास मेनिंजोसेल में दिखता है, जबकि हमारे पास नेगेटिव होता है ग्लायोमा में। मोस्ट कॉमन साइट जो होता है अगर हम बात करें मेनिंजोसेल का, ऑक्सीपिटल भी होता है, फ्रंटल भी होता है। हमने आपको डायग्राम में फ्रंटल दिखाया था, हालांकि ऑक्सीपिटल जो होता है मोस्ट कॉमन साइट होता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन होता है ग्लायोमा में। ये हमने देख लिया था। अब हम अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट अगर मेनिंजोसेल की बात करें तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे सारे के सारे नॉन फंक्शनल ब्रेन टिश्यू और क्लोज करेंगे स्कल ऑफ द बेस, मतलब बेस ऑफ द स्कल डिफेक्ट। ठीक है, ग्लायोमा में क्या करेंगे, मास एक्सरसाइज करेंगे। अगर हम एनाटॉमी ऑफ एक्सटर्नल नोज की बात करें तो हमारे पास जो होता है अपर वन थर्ड जो होता है बोनी होता है, लोअर टू थर्ड जो होता है कार्टिलेज होता है। बोनी पार्ट जो होता है उसमें दो नेसल बोन्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास लेटरल उसके अगर हम बात करें तो क्या होता है मैक्सिला होता है, और उस अगर हम नेजल बोन के ऊपर बात करें तो हमारे पास फ्रंटल बोन होता है। ठीक है, अब फ्रंटल बोन जब नीचे आएगा तो उसका उसका देखो, जब फ्रंटल बोन जब नीचे आएगा तो उसका क्या होगा, उसका प्रोसेस होगा, नेजल प्रोसेस होगा। जबकि हमारे पास अगर मैक्सिलरी बोन ऊपर जाएगा तो उसका फ्रंटल प्रोसेस होगा। ये सारे के सारे प्रोसेस है, हमने आपको डायग्राम से ही बताया था। नेजल बोन हो गया, अपर लेटरल कार्टिलेज हो गया, लोअर लेटरल कार्टिलेज जिसको हम एलआर कार्टिलेज बोलते हैं, सेसमोइड बोन। ठीक है, तो जो हमारे पास एलआर कार्टिलेज होता है वो सी शेप यू शेप होता है, दरअसल बोल सकते हैं उसको यू शेप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लेटरल और मीडियल मतलब सेप्टम के फॉर्मेशन में काम आता है। अगर हम बात करें पेयर कार्टिलेज हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, एक होता है पेयर होता है, एक अनपेयर्ड होता है। अनपेयर्ड में हमारे पास सेप्टम होता है, पेयर में जो होता है अपर लेटरल कार्टिलेज जिसको हम और लोअर लेटरल कार्टिलेज जिसको हम एलआर कार्टिलेज बोलते हैं, और सेसमोइड कार्टिलेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन, कुछ एरिया होते हैं जंक्शन बिटवीन फ्रंटल बोन और नेजल बोन को जिसको हम नेजियम बोलते हैं। ये जंक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंक्शन बिटवीन नेजल बोन्स और हमारे पास अपर लेटरल कार्टिलेज जिसको हम रेनियन बोलते हैं, और जंक्शन बिटवीन अपर लेटरल कार्टिलेज और लोअर लेटरल कार्टिलेज के बीच में हमें लेमन नेसाई बोलते हैं। ठीक है, और ये नेजोलस पार्ट होता है। ठीक है, नेजोलस पार्ट इसलिए होता है क्योंकि जो अपर लेटरल कार्टिलेज होते हैं, लोअर लेटरल कार्टिलेज, अपर लेटरल कार्टिलेज ऊपर से आ रहा है, लोअर लेटरल कार्टिलेज नीचे से आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। वो क्या हुआ, जिस जगह वो मीट करते हैं ना वहां वो मतलब अंदर की साइड घुसते रहते हैं। ठीक है, तो वो नेर्वस पार्ट होता है। अब हम बात करते हैं हाँ, ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम ठीक है, हाँ एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लिनिकली पूछा जाता है, जो हमारे पास जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या हो जाए फिर एक्सपिरेशन हो जाता है, एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड एक्सटर्नल नेजल वॉल्व। और इसका ये इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंस है कि क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है जब नेजल एयर फ्लो होता है। ठीक है, इंस्पिरेशन हो या एक्सपिरेशन हो। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जो होता है, इंस्पायर्ड एयर क्या होता है वो एनकाउंटर करेगा रेजिस्टेंस, जिससे क्या होगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगा, ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलने की वजह से क्या होगा, जो हमारे पास नेजल म्यूकोसा है उससे एयर कांटेक्ट ज्यादा समय तक हो सकता है, तो ह्यूमिडिफिकेशन होगा। जबकि हमारे पास एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या होगा, एयर एक्सपायर्ड होगा तो क्या होगा, वहां पे हमारे पास क्या होगा, वो नर्विंग ऑफ द नेजल वॉल्स एरिया एट द लेवल ऑफ इंफीरियर टिबल पर, जिससे क्या होगा रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस दोनों जगह लग रहा है, और रिवर्स करंट आएगा ईडी करंट, और ये ईडी करंट क्या हमारे पास वेंटिलेट करेगा साइनस के। तो तभी इसीलिए हम बोलते हैं साइनसाइटिस जब हो रहा है तो कोई भी जब गर्म हवा ले रहा है, भाप ले रहा है, तो उसको ये बोलो कि वो क्या करे कि वो नाक से सांस भी ले, सांस छोड़े भी, ऐसा नहीं नाक से सांस लेके मुंह से छोड़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या क्या टेस्ट क्या होता है कि जो नेजल वॉल्व की पेटेंसी को बताए। अब नेजल वॉल्व भी होता है ना, नेजल वॉल्व की पेटेंसी के टेस्ट के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे क्या करें, वही हम फेयर लवली वाला आपको बताए थे कि क्या होता है कि जो लड़कियां क्रीम लगाती हैं ऐसे दो उंगलियों से, ऐसे ये दो उंगलियां कुछ भी बोल रहे यार, वही लेटरली पुल करना है और अपवर्ड पुल करना है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जिससे क्या होगा रिलाइव करेगा। और कॉटल टेस्ट ये होता है कि अगर सिम्टम्स आर ड्यू टू द फर्दर नैरोइंग ऑफ द नेजल वॉल्स, इसको हम बोलते हैं कॉटल टेस्ट। ठीक है, हाँ अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल नोज होता है, वेरी प्रोमिनेंट पार्ट होता है फेस का, तो कोई भी डिफॉर्मिटी जो होता है वो मोस्ट कॉमनली उसमें सीन होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिफॉर्मिटी क्या क्या एक्सटर्नल नोज में होता है, जैसे क्रूप्ड नोज, डेविएटेड नोज, हम्प नोज। हम सीधा सीधा थोड़ा सा हम्प बन जाएगा, क्रूप्ड नोज देखो हम थोड़ा थोड़ा सा हम्प बन गया, मतलब समझ जो हम थोड़ा सा होता है, हम मतलब ऊपर वही जानते हो आप। डेविएटेड नोज मतलब पूरा पूरा डिवेट हो जाएगा, डॉर्सम और टिप ऑफ द नोज दोनों डिवेट हो जाएगा। और जो हमारे पास डॉर्सम क्या बोल रहे हैं, दरअसल डॉर्सम जो ऊपर वाली पार्ट है, जैसे नाक जो हो गया हमारे पास, ये नेजल बोन से लेके सीधे सीधे यहाँ पर टिप ऑफ द कार्टिलेज जो होता है ना, ये यहाँ तक आ रहा है ना, लोअर लेटरल कार्टिलेज के टिप यहाँ तक आ रहा है ना, सीधी सीधी बात है। जो डॉर्सम है वो डेविएट हुआ है, लेकिन हमारे पास जो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, क्रूप्ड नोज में डॉर्सम डेविएट हुए, लेकिन हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको टिप ऑफ द नोज जो होता है वो मिड लाइन में है। ठीक है, मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, ऑल एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी आर मैनेज बाय राइनोप्लास्टी, सारे सारे एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी आर मैनेज बाय राइनोप्लास्टी या फिर प्लास्टिक रिपेयर ऑफ द नोज। इफ देयर इज सेप्टल डिफॉर्मिटी, भैया सेप्टल डिफॉर्मिटी तो हम सेप्टोप्लास्टी भी करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, राइनोप्लास्टी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन सेप्टोप्लास्टी भी करेंगे। ठीक है, इसीलिए राइनोप्लास्टी प्लस माइनस सेप्टोप्लास्टी करेंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सैडल नोज क्या होता है। सैडल नोज ये होता है कि सैडल नोज किसी ट्रॉमा की वजह से नहीं होता, ये इसलिए होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेप्टम, सेप्टम के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है सेप्टम का ऑब्स्ट्रक्शन? कुछ कंडीशन से, उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमेटस कंडीशन, लाइक टीबी, सिफिलिस वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके, दैट्स इट।